और चारों ओर सिर्फ खून प्यासे ज़ॉम्बी घूम रहे थे। उनकी आखिरी उम्मीद थी ऊपर की छत, क्योंकि सेना का हेलीकॉप्टर वहीं पर उतरने वाला था। लड़के पूरी ताकत लगाकर फायर डोर पकड़े हुए थे ताकि बाकी लोग भागकर सुरक्षित दूरी बना सकें। सबसे आगे चल रहा लड़का हाथ में रॉड लिए रास्ता साफ करता जा रहा था, पर जैसे ही सभी लोग पार्किंग के रास्ते पहुंचे, सामने की सड़क से भी ज़ॉम्बियों का समंदर उमड़ पड़ा। ग्रुप की लड़की फैट घबराहट में चीख पड़ी, क्योंकि उसकी जेब में रखा फोन लगातार बज रहा था और उसकी तेज रिंगटोन ज़ॉम्बियों को और उकसा रही थी। बाकी लोग तो दूसरे सीढ़ियों के रास्ते में घुस गए, लेकिन फू, जो खुद अपने ऊपर साउंड इफेक्ट लेकर घूम रही थी, सीधा ज़ॉम्बियों का निशाना बन गई। भारी मन से दरवाजा बंद कर सबने खुद को भीतर कैद कर लिया। अंदर सबकी सांसें थमी थीं, खास तौर पर नॉन की, क्योंकि कल ही उसने अपनी एक दोस्त को मरते देखा था और आज उसकी आंखों के सामने पीशू भी चली गई। तभी किसी ने डरते डरते देखा कि नॉन के हाथ पर गहरा घाव है। सब उससे दूर हटने लगे, लेकिन उसका बड़ा भाई सान उसे थाम कर बोला, जो भी हो, मैं तेरे साथी हूँ। कुछ समय बाद सबने गौर किया कि वह काटने का निशान नहीं था। घाव में कांच के टुकड़े फंसे थे, यानी यह सिर्फ एक आम चोट थी, ज़ॉम्बी संक्रमण नहीं। सबने राहत की सांस ली। वे सब छत की ओर भागे। तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर आता दिखा, लेकिन पीछे से निंग चिल्लाती हुई भागती आई, क्योंकि दरारों के बीच उसे दर्जनों ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ते दिखाई दे रहे थे। और अगली ही पल ज़ॉम्बियों का झुंड सीढ़ियों से बाहर फट पड़ा। हेलीकॉप्टर ने बिना सोचे समझे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। निंग और बाकी लोग किसी तरह एक साइड कॉरिडोर में कूद कर बच गए। अब स्पष्ट था कि छत तक पहुंचना असंभव है, उन्हें नीचे की तरफ भागना होगा। वापस पार्किंग पहुंचकर सभी रुक गए। वहीं फैट खड़ी थी, पर अब वह पहले वाली फैट नहीं, वह पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। नॉन रोते हुए उसके पास गया, क्योंकि उसे लगता था कि फैट उसके कारण मरी, पर वह कुछ कह पाता इससे पहले ही एक भारी भरकम कुल्हाड़ी तेजी से उड़ती हुई आई। सभी चौंक गए। सामने 4 एथलेटिक लाडीएच के दिखे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, वही लोग जिन्होंने फैट को रोकने के लिए कुल्हाड़ी फेंकी थी। सबको खेल भवन में ले जाकर उन्होंने दरवाजे बंद किए। वेंडिंग मशीनों से मिले ड्रिंक्स और स्नैक्स ने थोड़ा सहारा दिया। मुख ने नॉन के घाव की सफाई की। फैट को मारने वाला लड़का उन्हें खाना देकर माफी जैसा महसूस करवा रहा था, लेकिन नॉन की नजर बस उसकी खून लगी कुल्हाड़ी पर ही अटकी हुई थी। जीन पिस्टल को देखकर हैरान था। तभी उसने खुद को थॉर्न बताया, जो नेशनल लेवल शूटिंग में हिस्सा ले चुका था। उसने कहा कि उसके पास सिर्फ एक ही बॉक्स बचा है और गोली चलाना लगभग बेकार है, क्योंकि आवाज सुनते ही सैकड़ों ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। तभी एक लड़का गुस्से से बोला, रात को ही बचाव संकेत भेजा था, फिर तुम लोग आए क्यों नहीं? स्पोर्ट्स वाले लड़के हंसते हुए बोले, तुम्हें अभी भी भरोसा है कि सेना हम लोगों को सच में बचाएगी? वो छत वाले आदेश लोगों को फंसाने का तरीका था, असली रेस्क्यू नहीं। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। उन्हें छत पर हुई गोलीबारी याद आ गई, जहां हेलीकॉप्टर ने ज़ॉम्बियों के साथ साथ आम लोगों पर भी किसी तरह की दया नहीं दिखाई थी। हॉल में बैठे सभी लोग अब तक हुए हादसों को जोड़कर समझने लगे थे। नाइट तो सीधे ज़ॉम्बी फिल्मों के क्लाइमैक्स याद करने लगा था। अभी वायरस फैला ही था। सरकार के लिए यह पहचानना नामुमकिन था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। इसलिए किसी भी हालत में प्रशासन जीवित बचे लोगों को आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। यह सोचकर सबने छत पर भागने का प्लान पूरी तरह छोड़ दिया। प्राउ ने नाइट को डांट दिया। उसकी कल रात की चिल्लाहट की वजह से पूरा ज़ॉम्बी झुंड लाइब्रेरी में इकट्ठा हो गया था, वरना वे सब तो ऑडिटोरियम की ओर चल रहे थे। ये सुनकर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के 4 लड़के चौकन्ने हो गए, क्योंकि उन्होंने भी पिछले रात कुछ अजीब देखा था। उनमें से एक ने बोला कि कल रात ऑडिटोरियम में उन्हें ऐसा लगा था जैसे एक ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों को निर्देश दे रहा हो, जैसे किसी तरह का ज़ॉम्बी लीडर या ज़ॉम्बी किंग। दौड़ती भागती भीड़ के बीच वे ज्यादा देर रुक नहीं पाए थे। थॉर्न ने सुझाव दिया, अगर वह सच में ज़ॉम्बी किंग है तो उसे खत्म करके शायद हम सब बच सकते हैं। प्राउ और निंग चौंक कर बोले, ये गेम नहीं है, ऐसे प्लान असल जिंदगी में नहीं चलते। उसी वक्त ग्रुप के एक ने एक नया रहस्य बताया। कल रात मूसलाधार बारिश थी और तापमान कम, उसी वजह से ज़ॉम्बी बेहद धीमे चल रहे थे। लेकिन आज धूप इतनी तेज थी कि तापमान 40 डिग्री पार कर गया और ज़ॉम्बी लगभग मिसाइल की तरह दौड़ रहे थे, यानी उनकी स्पीड सीधे तौर पर मौसम और तापमान से जुड़ी हुई थी। थॉर्न तुरंत बोला, तो फिर हम रात होने का इंतजार करेंगे, ठंड पड़ेगी तो ये धीमे पड़ जाएंगे। इसी चर्चा के बीच मूक को अचानक ध्यान आया कि नॉन कहीं दिख नहीं रहा। सैन घबराकर बाहर भागा और देखा नॉन एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट से भिड़ा हुआ था, जबकि फैट को मारने वाला कुल्हाड़ी वाला लड़का जमीन पर खून में लथपथ पड़ा था। सब दौड़कर पहुंचे, लेकिन नॉन किसी पागलपन में डूबा हुआ था। गुस्से से उबलते सैन ने उसकी हालत देखकर
कुल्हाड़ी से उसे बेहोश कर दिया। उसे रस्सियों से बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। बाकी लोग घायल स्पोर्ट्स लड़के की जान बचाने में लग गए। दूसरे लड़के ने कांपती आवाज में बताया, नॉन ने हमला बदला लेने के लिए नहीं किया, वह तो जिम के मेन गेट को खोलकर ज़ॉम्बियों को अंदर आने देना चाहता था। सान ने सफाई दी, नौ को बचपन से डिप्रेशन है, पिछले हफ्ते उसने दवा छोड़ दी थी और आज इतने सदमे शायद दिमाग पर असर हो गया। साथ खड़ी मूक ने गिनी और बोली, हम 2 लोग और कम हैं। मूक को याद आया, चश्मा और घुंघराले बाल वाली लड़की, दोनों गायब। वह दोनों को कल लाइब्रेरी के कोने में छोड़ आई थी। जब वे भाग रहे थे तो उन्हें एक घायल छोटी बालों वाली लड़की मिली थी। घुंघराली लड़की उसकी हालत देखकर टूट गई और बैठ गई। मूक ने जल्दी में दोनों को छोड़ दिया। कुछ देर बाद बेहोश पड़ी। लिली अचानक उठ खड़ी हुई। चश्मे ने टोटो का हाथ पकड़ा और दोनों ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। वे दौड़ते दौड़ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल तक पहुंचे। चारों ओर रेलिंग थी, कोई रास्ता नहीं। दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। ज़ॉम्बी भी कूद गया, लेकिन उसे सांस रोकना नहीं आता था। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर पानी में शांत हो गया। डरे हुए दोनों लड़का किसी तरह पूल से बाहर निकला और तभी आर्ट्स डिपार्टमेंट की चीयर लीडर टीम उधर आ गई। पानी में तैरती लिली को देखकर लड़का चीखते हुए पूल में कूद गया, क्योंकि लिली पहले उन्हीं की टीम का हिस्सा थी और कप्तान उसकी प्रतिभा को लेकर बेहद भरोसा रखती थी। थॉर ने कुछ लड़कों को लेकर प्लान बनाया कि वे ऑडिटोरियम जाकर ज़ॉम्बी समूह की असली स्थिति देखेंगे। उन्हें साथ कैमरा लिए नाइट की भी जरूरत थी ताकि हर पल रिकॉर्ड भी हो सके, लेकिन उसकी बड़ी बहन निंग उसे भेजना नहीं चाहती थी। पर नाइट तो जैसे रोमांच के लिए ही पैदा हुआ था, वह इस मौके को हाथ से जाने देने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर बाद थॉर्न अपनी टीम को लेकर चुपके से स्पोर्ट्स हॉल के बाहर निकल गया। सच में सड़क की ओर से लगातार ज़ॉम्बियों की लहरें ऑडिटोरियम में घुस रही थीं। उधर स्पोर्ट्स हॉल में मूक बार बार नॉन की हालत सोचकर बेचैन हो रही थी। सबके ध्यान हटते ही उसने चुपचाप लॉक खोला और उस कमरे में चली गई जहां नॉन बंद था। लेकिन नॉन अब वही इंसान नहीं लग रहा था। वह बोल रहा था, क्या बचने का कोई मतलब है? असली विकास तो ज़ॉम्बी बनकर ही होगा। इंसान तो कमजोर है। मूक को तब भी समझ आया, नॉन का दिमाग अब टूट चुका है। उसके लिए ज़ॉम्बी बनना जैसे मोक्ष जैसा कुछ बन गया था। नॉन अचानक पागलपन में चिल्ला उठा, पर अगले ही पल शांत भी हो गया। तुम मुझे नहीं समझोगी, ये कहकर वह कमरे से निकल गया। हॉल के पास पहुंचते ही उसने देखा वह घायल कुल्हाड़ी वाला लड़का अब ज़ॉम्बी बनने की कगार पर था। दूसरी ओर थॉर्न और उसकी टीम ऑडिटोरियम की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए थे। वे खिड़की से झुककर नीचे का नजारा देख रहे थे, जबकि नाइट कैमरा ऑन करके सब रिकॉर्ड कर रहा था। हॉल के बीचों बीच एक बुजुर्ग महिला को ज़ॉम्बी ऐसे घेरे खड़े थे जैसे वह उनकी लीडर हो। कुछ ज़ॉम्बी तो उसके सामने खाने के टुकड़े भी ला रहे थे, और जब एक लड़की को जिंदा खाया गया तो एक ज़ॉम्बी ने सचमुच दर्द में चिल्लाया, जैसे मौत उसे दुख दे रही हो। पूरा दृश्य किसी जानवरों के झुंड जैसा लग रहा था, जिसमें स्पष्ट रैंकिंग सिस्टम साफ दिखाई दे रहा था। थॉर्न और बाकी लड़के डर के मारे हथियार कसकर पकड़ चुके थे। इसी समय स्पोर्ट्स हॉल में शोर सुनाई दिया। सैन और बाकी लोग भागकर पहुंचे तो देखा कि कुल्हाड़ी वाला लड़का अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था और उसके सिर में कुल्हाड़ी अब भी ढसी थी। थोड़ी ही दूरी पर मूक भी बंधी मिली। ये निश्चित था कि ये सब नॉन का काम था। कुल्हाड़ी वाले लड़के का दोस्त क्रोध में पागल हो गया और बिना सोचे समझे बंदूक उठाकर बाहर भागा। उधर नॉन अब सड़क पर पहुंच चुका था। जैसे ही उसने दूर कुछ ज़ॉम्बी देखे, वह खुशी से चिल्लाने लगा, मैं तुम सबका हिस्सा बनने आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले कि ज़ॉम्बी उसे देखते, बंदूक वाला लड़का पहुंच गया और लगातार गोलियां उसकी टांगों में ठोक दी। अगर सान और निंग समय पर न रोकते, वह उसे वहीं मार डालता। पर गोलियों और चिल्लाहट की आवाज ने ऑडिटोरियम के ज़ॉम्बी झुंड को क्रोधित कर दिया। जमीन तक हिलने लगी और अगली ही पल पूरा ज़ॉम्बी समूह बाहर उमड़ पड़ा। थॉर्न और उसकी टीम सीढ़ियां उतरते ही उस विशाल झुंड से टकरा गए। वहां अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाकर अलग अलग दिशा में भाग रहा था। इधर सैन ने बहुत मुश्किल से बंदूक वाले लड़के को काबू किया और नॉन को उठा लिया, लेकिन थॉर्न की टीम का हाल बुरा हो चुका था। ज़ॉम्बी ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। पीले जैकेट वाला लड़का साथी की बंदूक लेकर लगातार फायर कर रहा था, सिर्फ इतना कि बाकी लोग भाग जाएं। उसने अपने जान जोखिम में डालकर थॉर्न और नाइट को बचने का मौका दिया। नाइट और बाकी किसी तरह भागकर स्पोर्ट्स हॉल पहुंच गए, लेकिन थॉर्न के दिल में खून खौल रहा था, पर उसकी बंदूक की बची खुची गोलियां भी खत्म हो गईं। थॉर्न ने दूर से यह देखा और तुरंत दौड़कर उसे खींच लाया। अभी बदला नहीं, अभी जिंदा रहना जरूरी है। चारों ओर ज़ॉम्बियों की छड़ती बाढ़ देखकर आखिर थॉर्न भी होश में आया। दोनों मिलकर पास के रिसर्च सेंटर की ओर दौड़ पड़े और किसी तरह अंदर घुस गए। भाई लोगों, सोचो तुम ज़ॉम्बी से भाग रहे हो और पीछे से तुम्हारा ही दोस्त बोल दे, भाई मेरी बाजू तो कुतर दी गई है, और फिर खुद ही खुद को गेम ओवर कर दे। यही हुआ इस सीन में। थर्न हाथ में पिस्टल लेकर सीधा जीन को बोल देता है, तेरी वजह से सब खत्म हुआ, और बिना टाइम वेस्ट किए पहले उसको शूट और फिर खुद को भी। अब बेचारी नींग बस ऐसी खड़ी थी। ये क्या हुआ? लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया। अचानक थॉर्न को याद आता है कि प्रोफेसर और नींग मिलकर
कुछ सीक्रेट दवा बना रहे थे और एक रात उसने देखा कि बूढ़े लोग लाइन लगाकर लैब में घुस रहे थे। उनमें वो जॉम्बी क्वीन भी थी। अब थॉर्न के दिमाग में बम फूटता है। क्या ये सारे जॉम्बी वही दोनों बना रहे थे? असली सच्चाई जाननी है भाई, अगले पार्ट में बताऊंगा, तो तैयार रह।